अस्सलामुअलैकुम। मेरे वालिद जो कि नाइट ड्यूटी करते थे, अक्सर सुबह 3 या 4 बजे के करीब घर लौटते थे। उनका काम देर तक रहता था, इसलिए जब वो वापस आते तो सड़कें बिल्कुल सुनसान होती थीं। वो अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते, मगर हमारे फ्लैट्स के ब्लॉक पर गाड़ी खड़ी करने के बजाय वो उसे मेरे दादा दादी के घर छोड़ देते, जो कि सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर है हमारे घर से। दादा दादी के और हमारे घर के दरमियान एक कब्रिस्तान था। बचपन में मुझे याद है कि मैं चंद मरतबा उसके पास से गुजरा था। एक दिन जब उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था तो मेरे शरारत कह लें आप, मैं अंदर चला गया। रात काफ़ी थी। लोहे का वो पुराना दरवाज़ा जो कि खोलते और बंद करते वक्त आवाज़ करता था। अंदर एक तंग सी राह थी और जिसके साइड पर कुछ कब्रें भी थीं। कब्रों की कतार इतनी गहरी थी कि बीच से गुजरना एक दबाव जैसा महसूस करवा सकता था उस वक्त। दिन में तो ये जगह इतनी खौफनाक नहीं लगती थी, मगर रात को सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंधेरे में वो सुकून, और ऐसा लगता था कि साए खुद तुम्हें घूर रहे हों। खैर, मैं आप सबके साथ मेरे वालिद की कहानी शेयर करता हूँ जो उनके साथ हुई। एक रात लंबी शिफ्ट के बाद मेरे वालिद गाड़ी चलाकर घर आ रहे थे। उन्होंने गाड़ी दादा दादी के घर के पास पार्क की। मेरे वालिद जो कि कभी कभार सिगरेट पी लिया करते थे, उस रात उन्हें आते हुए सिगरेट पीने की तलब हुई। कहते हैं कि जैसे कभी कभी दिल में सिर्फ एक चीज़ अटक जाती कि बिना जैसे उसे पाए तसल्ली नहीं होती, कुछ इस टाइप ही। उन्होंने कुछ दुकानों पर जाकर देखा, मगर सब बंद हो चुकी थी उस वक्त। फिर याद आया कि कब्रिस्तान के पास एक पुरानी नाई के दुकान के साथ एक दुकान है जो कि अक्सर इस वक्त खुली हुई होती है। सुबह के 3 बज रहे थे और सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ थी। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि हवा बहुत भारी सी हो गई है, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक उन्होंने दूर से हल्की सी आवाज़ें सुनी। पहले लगा शायद लोग रात देर तक बैठकर गपशप कर रहे हैं यहाँ पर, मगर इतनी रात को, और वो भी इस जगह। आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, हंसने की, बर्तन टकराने की और धीमी सी गुफ्तगू की गूंज, जैसे कोई महफिल चल रही हो। फिर उन्हें समझ आया कि ये आवाज़ें किसी गली या घर से नहीं, बल्कि उस कब्रिस्तान के अंदर से आ रही हैं। वो वहीं रुक गए। दिल में अजीब बेचैनी उठने लगी, मगर सिगरेट लेने की ज़िद में वो उस दुकान तक चले गए। जब उन्होंने वहाँ से सिगरेट ली, तब तक वो आवाज़ें ख़त्म हो गई थी। ऐसी खामोशी छा गई कि हंसने की आवाज़ भी अब खौफनाक ना थी। दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। उन्होंने वो सिगरेट जलाया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें पीछे से कोई घूर रहा है। हर बार उन्हें महसूस होता कि नज़रें उनकी पीठ पर है किसी की। जल्दबाजी में वो वापस मुड़ने लगे। तभी धीमी धीमी कदमों की आहट उनके पीछे से आने लगी। पहले लगा शायद उनकी सोच है, उनका ख्याल है, मगर आहट बढ़ रही थी, करीब होती जा रही थी। उनका दिल कहता था कि पीछे ना देखो, मगर एक सोच जो कि बार बार उन्हें पीछे देखने पर मजबूर करती थी। आंख उठाई तो कब्र के दरमियान एक लंबा सा साया खामोश खड़ा था, बिल्कुल सीधा उनकी तरफ देख रहा था। वो वालिद साहब कहते हैं कि मैं तो उस वक्त पूरा कांपने लग गया था। भागना चाहता था, मगर पाँव जैसे बोझ से बन गए और वजनी हो गए हों। कोशिश की कि गाड़ी तक पहुंच जाऊं दोबारा, ताकि मुझे दोबारा चलकर घर ना आना पड़े। जल्द कदम उठाए जैसे कि वो चाह रहे हों कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मगर महसूस कर रहे थे कि वो साया और नज़दीक आता जा रहा है उनके, बिना किसी हट के। जब वो गाड़ी के करीब पहुंचे और एक बार पीछे देखा तो ये मंजर सामने था। कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक इंसान सा खड़ा था। चेहरा सफ़ेद, आंखें सूनी और ठंडी सी नज़र उन पर जमाई हुई थी। मेरे वालिद होश खो बैठने के करीब थे। वो भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लॉक किया और बिजली की तरह गाड़ी भगा दी। बाद में मुझे उन्होंने ये भी बताया कि मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खौफज़दा था कि शुक्र है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो गया। आज तक वो उस रात के बाद कब्रिस्तान से पैदल गुजरने की हिम्मत नहीं करते रात के वक्त। हर दफ़ा जब हम गाड़ी में वहाँ से गुजरते हैं तो वो ये वाक़या याद करके हिल जाते हैं। उन्हें यकीन है जो उन्होंने देखा वो शायद इंसान था, रूह नहीं। और उनके लिए ये बात और ज़्यादा खौफनाक है कि कोई इंसान कब्र के दरमियान रात को हंस रहा हो, आवाज़ें निकाल रहा हो और सिर्फ आपको घूर रहा हो। न जाने वो क्या था, लेकिन मेरे वालिद को ये वाक़या नहीं भूलता और वो अक्सर हमें ये वाक़या दोबारा दोबारा सुनाते भी रहते हैं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक 26 साल की औरत हूँ। मेरा शोहर जो 28 साल का है और मेरी बहन जो कि 30 साल की है। मेरा एक छोटा बेटा। हम सब 1 साल पहले एक किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। घर में रहने से पहले हमें बता दिया गया था कि ये जगह कुछ अजीब तरीके से मशहूर है। एक औरत जो यहाँ बहुत ही खौफनाक तरीके से कत्ल की गई थी। मैं आपको इस घर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती, पर ये कराची में है। हमने सोचा कि ये कोई मसला नहीं है। हम फिर भी यहाँ रहने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं था। हर घर की कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, और हम तैयार थे इस घर में रहने के लिए। हमें लगता था कि कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, अगर होगा तो हम देख लेंगे। ये एक 2 मंजिला घर था जो नीचे से एक अलग यूनिट की तरह था। शिफ्ट होने से पहले मैंने 3 दिन घर की सफाई की ताकि सब कुछ ठीक हो। इस दौरान मेरा छोटा बेटा जो सिर्फ 4 महीने का था मेरे साथ होता था। मुझे उसको बीच बीच में संभालना पड़ता था। उसको दूध पिलाना और उसके साथ खेलना और लोरियाँ सुनाना पड़ती थी। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं उसको लोरी सुनाती हूँ कोई चीज़ गिरती है, हिलती या किसी कोने से आवाज़ आती है। घर में तब तक सिर्फ वैक्यूम क्लीनर और सफाई का सामान था। मेरा बेटा अक्सर एक जगह देखकर हंसने लगता था, जैसे किसी को देखता हो, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। मुझे शुरू में ये अजीब नहीं लगा। मुझे सिर्फ ये लगता था कि शायद कोई पुरानी रूह या कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है। लेकिन जब हम पूरा घर शिफ्ट कर चुके थे और चीज़ें अपनी जगह पर सेट करने लगे, तब ये कुछ और ज़्यादा अजीब होने लगा। हम सबको लगने लगा कि हमें कोई देख रहा है, ख़ासकर जब हम अकेले होते थे। हमारे घर की सीढ़ियाँ गोल मुड़ती हुई नीचे आती थीं, जो किचन के दरवाजे के सामने आती हैं। जब भी हम किचन में चाय या दूध गर्म करने जाते, हमें महसूस होता कि कोई हमें पीछे से घूर रहा है। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। हमारे बेडरूम की अलमारी का दरवाज़ा टूट चुका था, जो एक स्पेयर कमरे में पड़ा था। जब मिस्त्री आया और उसने दरवाज़ा वापस लगा दिया, तब एक बड़ा आईना हमारे बिस्तर के सामने आ गया। उस रात नींद बहुत मुश्किल हो गई थी। जब भी मेरी आँख खुलती, मेरी नज़र सीधा उस आईने पर जाती थी। मेरा शोहर जो ऐसी चीज़ों में कभी यकीन नहीं रखता था, उसने भी ऐसी अजीब हरकतें महसूस करना शुरू कर दी। हम दोनों बेध्यान उठकर सिर्फ आईने को देखते थे, जो कि अब अलमारी के शीशे पर लग गया था और हमारे बिल्कुल सामने था। मेरा बेटा जो हर रात एक ख़ास आवाज़ सुनकर सोता था, उस घर में उसकी ये आदत बदल गई। वाइट नॉइज़ कभी ज़्यादा होता, कभी कम, कभी अजीब तरह से गूंजता, और फिर मेरा बेटा रात के बीच अचानक चीख मार कर उठ जाता था। एक रात हमारा बेटा बार बार उठ रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था। आखिर हमने उसे अपने बिस्तर में सुलाने का फ़ैसला किया, लेकिन जब हम सो रहे थे तो एक ज़ोर की आवाज़ आई, जो इतनी ज़्यादा ज़ोर से थी कि हम सब जाग गए। हमने देखा कि आईने में एक अजीब सा धुआं भर रहा है। मेरे शोहर ने जल्दी से लैंप जलाया और हम दोनों ने देखा एक साया, हुड पहनी हुई शख्सियत आईने के अंदर खड़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन एक चादर उठाई और आईने को ढक दिया। उस रात हम सो नहीं सके। ये सब इतना बढ़ चुका था कि अब मैंने एक मौलवी साहब को बुलाया, जो घर पर तावीज़ और दुआएं पढ़ने लगे। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक लगने लगा, मगर मैंने फिर भी आईने को छुपाए रखा। कुछ महीने आराम से गुजरे, मगर फिर एक और अजीब चीज़ हुई। मैं और मेरी बहन बगीचे की सफाई कर रहे थे ताकि सब्जियां उगा सकें। जब हम झाड़ियां काट रहे थे, तब हमें कुछ अजीब चीज़ें मिली। एक पुराना आईना जो दीवार पर लगाया गया था, जिसमें उल्टा क्रॉस बना हुआ था। ये इतना गहरा छुपा हुआ था कि पहले हमें दिखाई भी नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लकड़ी की अजीब सी गुड़ियाँ दरख्तों पर टांगी गई थी, और एक पुरानी घड़ी भी वहीं थी, जिस पर भी वही उल्टा क्रॉस बना हुआ था। हमने पहले इसे पुराने मालिक का मजाक समझा, मगर इसके बाद घर में फिर वही अजीब चीज़ें होने लगी।
हमें फिर महसूस होने लगा कि कोई हमें देख रहा है। वो चीखने की आवाज़ें फिर से आने लगीं। घर की लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं, खासकर बेडरूम और ड्राइंग रूम में। हमें लगने लगा कि कोई हमारे सामने नहीं मगर आसपास ज़रूर है। मेरा शोहर कहता है कि उसने काली परछाइयाँ इधर उधर जाते देखी हैं। कभी हमें लगता है कि दरवाज़ा खुला है जबकि हम सब अंदर होते हैं, और हमारी बिल्ली रात भर अजीब तरीके से चीखने और भागती रहती है। मेरा बेटा फिर से रात को उठ कर चीखने लगा है। मौलवी साहब को एक बार फिर बुलाया गया मगर इस बार कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। जो भी ये चीज़ थी ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि मैंने एक मिमिक देखा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आगे कुछ ऐसे वाक़यात होंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वाक़यात हमारे साथ शेयर किए। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। मेरे पास एक ख़त्म ना होने वाली लिस्ट है अजीबोगरीब वाक़यात की जो इस पुरसरार घर में हुए हैं, जो हमने कराची के नाज़िमाबाद एरिया में ख़रीदा है और जब हम उसमें शिफ्ट हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बहुत से तजुर्बात यहाँ लिख सकूँगा और आगे भी आपको ऐसे तजुर्बात शेयर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है मेरे पास। मगर एक वाक़या जो मुझे किसी से शेयर करना है वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं ये कहानी ऐसे लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि ऐसे वाक़यात वाकई होते हैं। मैं अपनी कहानी छोटी रखने की कोशिश करूँगा मगर इतनी कि काफ़ी मालूमात मिल सके। बस इतना समझ लो कि मेरी पूरी ख़ानदान में सिर्फ़ हम दोनों, माँ की तरफ से भी और मेरे अब्बू की तरफ से भी, सिर्फ मेरी नानी और मैं ही ऐसे लोग थे जो आफ्टर लाइफ और पैरानॉर्मल चीज़ों में यकीन रखते थे। मेरे अलावा कोई भी इन बातों को नहीं मानता था। मेरी नानी कुछ साल पहले वफ़ात पा गई थी। 3 महीने बाद की बात है। मैं अपने दादा से फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन वो ल्यूकेमिया के मरीज़ थे। वो अपनी बीवी और एक कुत्ते के साथ रहते थे। उस दिन उनकी बीवी उनकी बेटी के साथ एक शॉपिंग मॉल गई हुई थी। दादा मुझे बता रहे थे कि उनका कुत्ता अजीब तरीके से दरवाजे की तरफ देख रहा है, जैसे कोई वहाँ हो। वो कहते हैं कि ये कुत्ता सिर्फ तब ऐसे देखता है जब उनकी बीवी घर वापस आने वाली होती है, मगर इस वक्त वो वापस नहीं आने वाली थी। दादा ने मुझे कहा कि थोड़ा वेट करो, रुको, वो देखना चाहते हैं कि कुत्ता किस तरफ देख रहा है। उनके पास एक लैंडलाइन टेलीफोन था जो सुनाई देने में मसला रखने वालों के लिए था। इस वजह से उन्होंने रिसीवर नीचे रखा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब अचानक फ़ोन पे अजीब सी स्टैटिक आवाज़ आई और फिर एक बिल्कुल वाज़ी आवाज़, मेरी नानी की आवाज़। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो हमेशा एक थोड़ी सी बेपरवाह और भूली भटकी सी होती थी और उनकी आवाज़ में हमेशा एक हल्की सी उलझन होती थी, लेकिन ये उन्हीं की आवाज़ थी और वो हमेशा सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहती थी, जी बेटा। मेरा दिमाग जैसे फरीज हो गया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि नानी तो मर चुकी हैं, फिर ये कैसे हो सकता है। ऊपर से मैं तो अपने दादा अब्बू से बात कर रहा था, ना कि मैंने अपने नाना के घर फ़ोन किया था। ये सब बहुत अजीब था। मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, हेलो, लेकिन इसके बाद नानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट तक मैं वैसे ही चुप बैठा रहा, हैरान व परेशान। फिर मेरे दादा वापस आए और उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनको ये सब बताया। दादा, आपको यकीन नहीं आएगा कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। ज़्यादातर लोग और मेरी बीवी इस बात पे यकीन नहीं रखते, मगर दादा ने मेरी बात पर यकीन किया। शायद जब इंसान 80 साल का हो जाता है तो फिर किसी भी चीज़ पे हैरत नहीं करता। मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करते हैं, मगर ये केस थोड़ा अलग था क्योंकि मुझे किसी मरहूम का फ़ोन नहीं आया था, बल्कि उन्होंने मेरी चलती हुई कॉल को इंटरप्ट किया था। 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी इस बात के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल अजीब सी घबराहट महसूस करता है।
लेकिन एक बात है, इस वाक़ये ने मुझे एक अजीब सुकून भी दिया है, क्योंकि ये साबित करता है कि जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वो असल में हमसे दूर नहीं जाते। क्या किसी और के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है? अगर हुआ है तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये कहानी पाकिस्तान के एक पुराने घर की है जो पुरानी नस्ल से नस्ल चलता आया है। जब मैं छोटा था, तकरीबन 7 या 8 साल का, मुझे हर चीज़ छुप कर करने की आदत पड़ गई थी। मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और माँ को मेरी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा छुप कर चीज़ें करने की आदत पड़ गई। ये सब बाद में समझ आएगा आपको। मुझे अपने कमरे में सोना पसंद नहीं था। मुझे वहाँ अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, जैसे कोई चीज़ मुझे देख रही हो। इस वजह से मैं या तो अपनी माँ के पास सोता या फिर बैठक यानी ड्राइंग रूम के सोफे पर, लेकिन अपने कमरे में अकेले रहने का सोच भी नहीं सकता था। ये घबराहट दिन ब दिन बढ़ती गई मेरी। फिर एक रात की बात है जब एक अजीब वाक़या हो चुका था जो मैं बाद में बताऊंगा, और मुझे सोफे पर सोना पड़ा। मेरे हाथ जैसे किसी वजह से बंधे हुए थे, लेकिन मुझे याद नहीं किस चीज़ से। लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे हाथ हिलाने में मुझे दर्द महसूस होता था। उस रात अचानक मेरी आंख खुल गई थी, जैसे किसी ने ज़ोर से झटका देकर उठा दिया गया हो। मैंने आंखें खोलने से पहले चंद लम्हों तक लेटे रहना बेहतर समझा। जब आंखें खोली तो एक अजीब सा धुंधला साया, जैसे स्याह सफ़ेद सा अजीब सा नक्श हालवे के कोने से गुजर रहा था। ये घर गोल दायरा यानी राउंड अबाउट की तरह बना हुआ था। मेरी माँ का कमरा सबसे आगे था और मैं बैठक के एक कोने पर लेटा हुआ था। वहाँ पर सीढ़ियाँ भी मौजूद थीं और हालवे के साथ ही बाथरूम, स्टोर और मेरा कमरा था। लेकिन हालवे में दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ बाथरूम और स्टोर का। हालवे को जो दरवाज़ा लगता था वो उसमें से सिर्फ बाथरूम का दरवाज़ा था और एक स्टोर रूम का। वो चीज़ हालवे में इधर उधर चल रही थी जो मैंने अभी देखी। पहली दफ़ा देखकर मेरी जान निकल गई। वो मेरी माँ तो नहीं थी, लेकिन फिर ये कौन था? ये घर सिर्फ हमारा था और हमारी पुरानी नस्ल के लोग इसमें रहते आए थे। वो चीज़ 4 दफ़ा हालवे से गुजरी, जैसे कोई वहाँ चक्कर लगा रहा हो। जब वो माँ के कमरे की तरफ मुड़ी तब मुझे एकदम होश आया और मैं सोफे से नीचे गिर गया। हल्के हाथों और बिना आवाज़ किए मैंने अपनी जगह बदली और हालवे की दूसरी साइड पर आकर छुप गया। जैसे ही वो चीज़ वापस बैठक की तरफ आई, अचानक वो गायब हो गई। ये देखते ही मैं फ़ौरन माँ के कमरे की तरफ भागा और बिस्तर में घुस गया। मेरा प्लान ये था कि जब ये वापस गुजरे तो मैं ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लूँगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अचानक ये खामोशी अजीब सी लगने लगी। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो साया जैसे अजीब नक्श में मेरे बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था, बस 1 फुट दूर। जैसे बस एक लम्हा और वो मुझ पर गिर जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मेरी आंख दोपहर के 2 बजे खुली। ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा माँ से पहले उठता था। इस बार मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कब और कैसे ब्लैंकेट के अंदर चला गया। मुझ पर किसी ने यकीन तो नहीं किया जब तक कि घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू नहीं हो गई। जब मेरा छोटा कज़न पैदा हुआ तो मेरी फूफी और फूफा ने ये घर ले लिया था। तब सब कुछ और ज़्यादा अजीब होने लगा। मेरे पास एक खिलौना था, एक रोबोटिक सेंटा क्लॉस, जो बिना किसी वजह के हिलने लगा। पहले सिर्फ अपनी जगह पर हिलता था, लेकिन एक दिन ये घर के अलग अलग कोनों में नज़र आने लगा, जैसे खुद चल रहा हो। जब एक दिन सब घर से बाहर गए और वापस आए तो वो सेंटा उनके सोफे पर पड़ा मिला। इस पर वो इतना घबरा गए कि उसे फ़ौरन फेंक दिया गया। मेरा छोटा कज़न अक्सर किसी कोने की तरफ देखता रहता था, जैसे वहाँ कुछ है, फिर अचानक चीखने लगता। ये चीज़ें तब तक बढ़ती रहीं जब तक उन्होंने ये घर बेच नहीं दिया।
घर छोड़ने के दिन जब मेरी फूफी अपने बच्चे को गोद में उठाए बाहर जाने लगी, तब अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। एक झाड़ू जो दरवाजे के पास थी अचानक उठकर दरवाज़ा ब्लॉक करने लगी। दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। वो चीख कर बाहर भागी। जब कुछ देर बाद वापस आई तो सब चीज़ें अलग अलग जगह गिर चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें झटक दिया हो। ये सब तब शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले भी अजीब चीज़ें होती रही थी। माँ और मेरी मामू और खाला ने एक दफ़ा इस घर के बेसमेंट में ओइजा बोर्ड खेला था। बोर्ड ने AAG लिखा और उसी वक्त एक जोर का धमाका हुआ। जब सब लोग भागकर बाहर आए तो सामने वाली गली में एक काली गाड़ी जल चुकी थी। अजीब बात यह थी कि उस जलती गाड़ी में एक आदमी बैठकर कहीं चला गया था। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। मुझे लगता है कि माँ और उनकी बहन भाई इस बोर्ड से कभी अलविदा कहना भूल गए थे। एक छोटी सी बात और, जब हम ये घर छोड़ने वाले थे तब हम बेसमेंट में रहते थे। एक रात मेरी आंख खुली और मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो कभी लॉक नहीं होता था, लेकिन उस रात बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैं 2 घंटे तक चीखता रहा। आखिर मेरी फूफी नीचे आई और दरवाज़ा खोला, और मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि उनका कहना था कि दरवाज़ा लॉक था। अब ये सिर्फ एक कहानी है या एक असल वाक़या, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इस घर में रह चुके हैं। ये थी मेरी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।